दोस्तों, मोदी जी पूरे शानो शौकत के साथ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे हैं। शाम को 7 बजे के बाद उनका शपथ हो जाएगा। उनकी कैबिनेट में कौन होगा, कौन नहीं होगा, इसको लेकर कश्मकश है। लेकिन उससे बड़ी कश्मकश ये है कि ये सरकार क्या अपने 5 साल का टर्म पूरा कर पाएगी। ये सवाल मैं इसीलिए उठा रही हूं दोस्तों, क्योंकि इन सवाल के हालात खुद मोदी जी के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम में उठाए हैं। आप कहेंगे कुमकुम, आज जब शपथ ग्रहण हो रहा है, कैबिनेट में किसको कौन सा पद मिलेगा, किसको कितने मंत्रालय मिलेंगे, ये भी तय हो गया है। मोदी जी मीटिंग भी कर चुके हैं अपने संभावित नए मंत्रियों के साथ। तो फिर इस सवाल का औचित्य क्या है? ये सवाल इसलिए उठा रही हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से नायडू और नीतीश कुमार ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेली है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई थी और आज जो मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहा है, अगर वो वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है, तो फिर हर लिहाज से इस सरकार का अगले 5 साल चलना क्यों क्वेश्चन मार्क अपने आप में खड़ा करता है। ये न केवल मैं बल्कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने इस मामले में बेहद गंभीर टिप्पणी की है, जिसको आपको मुझको सुननी चाहिए। यूट्यूब चैनल डीबी लाइव में आप प्रशांत टंडन की बेबाक राय सुनते रहते हैं। इन्होंने कहा है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सभी 4 मंत्रालयों में टीडीपी और जेडीयू को एक भी नहीं मिलेगा। यूपीए की सरकारों में भी ये मंत्रालय कांग्रेस के पास थे। अमित शाह अगर गृहमंत्री के तौर पर लौटते हैं तो इस सरकार की लाइफ 6 महीने ही होगी। पहले दिन से ही अविश्वास का वातावरण होगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं सीसीएस के, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, वो हर सरकार चाहती है वो अपने पास रखे, चाहे वित्त मंत्रालय, चाहे रक्षा मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, क्योंकि सरकार चलाने में आसानी होती है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो मांग थी वो टीडीपी और जेडीयू की तरफ से, जो महत्वपूर्ण मांग थी वो लोकसभा के स्पीकर की मांग थी, और ये भी मांग थी कि अमित शाह कैबिनेट का हिस्सा ना हो। अगर अमित शाह कैबिनेट का हिस्सा होते हैं और ईडी सीबीआई का जो रुख रहा है पिछले 10 साल वैसे ही रहता है। पिछले 10 साल बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ जो हश्र किया, या तो उनकी पार्टी तोड़ दी गई या फिर उनके बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया। फिर इस सरकार पर विश्वास कैसे किया जाए? ये सरकार कोई पूर्ण बहुमत की सरकार तो है नहीं, बैसाखी सरकार है, जिसकी एक बैसाखी नायडू के पास है, एक बैसाखी पटना में बैठे नीतीश कुमार के पास है। जब नीतीश कुमार और नायडू इस लेवल पर बार्गेन ही नहीं कर पाए बीजेपी के साथ, अमित शाह के साथ या मोदी जी के साथ कि आप 4 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग रख रहे हैं, रख लीजिए, लेकिन आप अमित शाह को कैबिनेट से बाहर कीजिए, वो भी नहीं हो पाया। और आप लोकसभा स्पीकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी कि लोकसभा स्पीकर का पद तो कम से कम हमारे पास रहे, अभी तक की जानकारी के हिसाब से लोकसभा स्पीकर को लेकर भी बार्गेन नायडू और नीतीश नहीं कर पाए हैं। तो ये सरकार, इस सरकार पर हमेशा से एक अविश्वास का, एक खतरे के बादल, एक अविश्वास के बादल मंडराते रहेंगे, क्योंकि नायडू और नीतीश इस बात को जानते हैं। वो एनडीए का इससे पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, और नायडू तो अभी कुछ वक्त पहले मोदी जी को आतंकवादी कहते थे। मोदी जी को नायडू ने कहा था कि इस देश में सब कोई भी नेता अच्छा होगा मोदी जी से। और दोस्तों, मोदी जी ने नायडू जी के लिए कहा था कि ये वही नायडू हैं जिन्होंने अपने ससुर के पीठ में छुरा भूका। आज सबको सबकी जरूरत है। नीतीश नायडू चाहते हैं कि वो इस कैबिनेट का हिस्सा बने, तो वो इस कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मोदी जी को जाहिर तौर पर एक बैसाखी चाहिए, दोनों की बैसाखी चाहिए, इसलिए वो इस कैबिनेट का हिस्सा उनको बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अगर लोकसभा स्पीकर का पद भी नहीं मिला और 4 महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जो कार्यभार है वो अभी तक बीजेपी के पास ही रहेगा, तो फिर इस सरकार पर विश्वास कैसे किया जाए? ये तब है दोस्तों जब विपक्ष घात लगाए बैठा है। देखिए, अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके क्या लिखा है, ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। न केवल अखिलेश यादव ये बात कर रहे हैं, बल्कि कल ममता बनर्जी ने भी ये बात कह दी कि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की कोशिशें अभी खत्म नहीं की हैं, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ममता बनर्जी कल वेट एंड वॉच की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। लगातार खुद जेडीयू की तरफ से कल बयानबाजी शुरू हो गई कि हमें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का ऑफर था। तो प्रेशर पॉलिटिक्स इधर से भी चल रही है, उधर से भी चल रही है। ऊपर से ये डर हमेशा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच रहेगा कि हमारी पार्टी कभी भी तोड़ी जा सकती है। तो फिर इस सरकार में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना, वो भयानक है। तो फिर ये सरकार कैसे लंबी चलेगी? जो बात प्रशांत टंडन कह रहे हैं वो गलत नहीं है। और अगर 1% भी
आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार और नायडू को लगता है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, उनके सांसद टूट सकते हैं, तो वो सबसे पहले इस सरकार से अपना हाथ खींचेंगे, हर लिहाज से वो अपनी पार्टी बचाएंगे। तो फिर इस सरकार का वजूद क्या रह जाएगा? हो सकता है ये आज ना हो सकता है ये कल ना हो सकता है ये परसों ना हो, लेकिन कुछ महीने बाद अगर ऐसा होता है तो फिर इस पूरी की पूरी सरकार को लेकर जो अनिश्चितताओं के सवाल हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी तो कैसे चलेगी, वो गलत नहीं है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर इतना हार्ड बार्गेन कर रहे थे तो इतनी जल्दी वो कैसे घुटने टेक लेते हैं बीजेपी के आगे? तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। ये बहुत संभव है कि नायडू की सबसे जो इम्पोर्टेंट मांग है वो आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं और एक भारी भरकम पैकेज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक ख्वाब है अमरावती को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना। वो अमरावती को लेकर एक रोड मैप लेकर चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आंध्र प्रदेश को कोई खास पैकेज डिज़ाइन करके दिया जाए, बिहार को कुछ खास पैकेज डिज़ाइन करके दिया जाए जिसमें बहुत बहुत भारी भरकम फंड हो, अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया जाए। और वो दोनों ही राज्य के नेता चाहते हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे नायडू हो, दोनों ही अपने अपने राज्य में उनको पॉलिटिक्स करनी है। और उस पॉलिटिक्स को अगर उनको आगे बढ़ाना है तो उनको दिखाना होगा, उनको जतलाना होगा कि देखिए हम दिल्ली से आपके लिए ये लेकर आए हैं। खासतौर पर बिहार, वहाँ तो अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क जो आगे खड़ा हो गया है कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, आज हर लिहाज से दोस्तों, हर लिहाज से बीजेपी की प्राथमिकता ये है, मोदी जी की प्राथमिकता है ये कि कैसे भी करके बस शपथ ग्रहण हो जाए। शपथ ग्रहण के बाद लगातार आप देखिएगा बयानबाजियां यहाँ से चलती रहेंगी। नायडू यहाँ मोदी जी के लिए अच्छी अच्छी बातें करके गए, एयरपोर्ट में स्टालिन के साथ फोटो खिंचा रहे। नायडू यहाँ पर मोदी जी के लिए अच्छी अच्छी बातें करके गए, वहाँ उनके बेटे नारा लोकेश लगातार मुस्लिम आरक्षण के हिमायती बन रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया कि अग्निपथ तो आपको वापस लेना पड़ेगा। आज मोदी जी ने अपने संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि 100 दिन के एजेंडे पर हमें काम करना है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि 100 दिन का एजेंडा तो मोदी जी ने अकेले बनाया था, उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में तो है नहीं। और ये बात जेडीयू की तरफ से भी कही जा चुकी है कि आप अग्निपथ पर फिर से विचार कीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर से विचार कीजिए। तो ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी के, उन पर तो नजर है ही जो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन साथ में विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी की नजर भी है। तो आप सोचिए ना, एक ऐसी सरकार जिसमें जो गठबंधन के नेता हैं वो सबसे बड़ी पार्टी पर प्रेशर बनाए हुए हैं, और सबसे बड़ी पार्टी किसी भी दिन उन नेताओं की पार्टियां तोड़ सकती है, ये डर भी उन गठबंधन के नेताओं को है। तो फिर क्यों ना ये सवाल खड़ा किया जाए दोस्तों कि ये सरकार क्या अपना पूरा कार्यकाल खत्म कर पाएगी? इस सरकार के आगे क्या अनिश्चितताओं के सवाल नहीं खड़े होते हैं? और ये जो गतिरोध का डर मैं उठा रही हूँ और बहुत से और लोग उठा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाती देखिए एक तस्वीर सामने आई है दोस्तों। आज मोदी जी जिन अपने कैबिनेट के साथियों के साथ शाम को शपथ ग्रहण लेंगे, उससे पहले उन्होंने एक मीटिंग की, एक इनफॉर्मल मीटिंग थी एक तरह से अपने सहयोगियों के साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ। वो तमाम सांसद जो जीत कर आए हैं या फिर जिनको मोदी अपने कैबिनेट में जगह देने वाले हैं, ये वीडियो जारी की गई। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये वीडियो जारी की। अब आप इस वीडियो में दो चीज़ें नोट कीजिए। मोदी जी खड़े हुए हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं और तमाम लोग उनको बैठकर सुन रहे हैं। अब कैबिनेट की जो बैठक होती है दोस्तों, हो सकता है ये मुलाकात इनफॉर्मल मुलाकात थी तो ये मुलाकात का दृश्य हो, लेकिन कैबिनेट की बैठकें अमूमन दो तरफा होती हैं। एक प्रस्ताव आता है जिस पर सारे पूरा मंत्रिमंडल विचार करता है और उसके बाद उस प्रस्ताव पर मोहर लगती है। कोई फैसला ऐसे ही नहीं हो जाता कि मोदी जी ये चाहते हैं या प्रधानमंत्री ये चाहते हैं। कई बार कैबिनेट कोई प्रस्ताव आता है उसको खारिज भी कर देती है, लेकिन यहाँ तो बात एक तरफा हो रही है। मोदी जी बोल रहे हैं और तमाम लोग सुन रहे हैं। हो सकता है कि आगे स्थितियां बदलें, लेकिन अगर नहीं बदली और यही स्थिति हुई कि मोदी जी बोल रहे हैं और बाकी लोग सुन रहे हैं, जो कि अभी तक होता रहा है, तो फिर गतिरोध कैसे नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी के लोग तो मोदी जी को सुन लेंगे, उनकी बातें मान भी लेंगे, लेकिन गठबंधन के साथ ही मानेंगे क्या? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में दोस्तों ऑडियो नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, तो मोदी जी बोल क्या रहे हैं अपने साथियों से कम वो भी समझ में आ जाता, सुनने में आ जाता तो अच्छा होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन की मिलीजुली सरकार है कितना लंबा चल पाएगी? क्या अपना 5 साल का कार्यकाल खत्म कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।